रिलायंस के जियो मार्ट में गया था, स्मार्ट बाजार जो होते हैं, वहां पर एक 2 लीटर जो 1 लीटर की पानी की बोतल आती है वो दे रहे हैं 16 से 17 रुपए के आसपास की। ठीक है। ठीक है, वहीं अगर मैं अपने घर के पास जो एक बनिया की दुकान है उससे अगर मैं वो पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ तो वो मुझे 20 रुपए की ही बेच रहा है, जबकि जीएसटी कम हो गई है, उन्होंने तो कम कर दी, तो क्यों वो बनिया की दुकान वाला क्यों कम नहीं कर रहा? तो क्या जैसे हमारा पेट्रोल है या डीजल है, ये भी 40% के अंडर है, क्योंकि लोग कुछ कितना मर्जी महंगा हो, लोगों को तो खरीदना ही खरीदना है। जब आप कह रहे हो कि ऑटोमोबाइल को इन्होंने सस्ता किया है, कारों को सस्ता किया है, या टू व्हीलर्स को सस्ता किया है, तो अगर बंदा टू व्हीलर ले लेगा, टू व्हीलर लेके बंदा घर में तो खड़ा करेगा नहीं, और अगर पेट्रोल को बढ़ा, हम पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देंगे तो बंदे को तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है हर कंडीशन में। तो क्या इन्होंने पेट्रोल को 40% में रखा है? एक्चुअल में गवर्नमेंट बहुत शैतानी है। इन्होंने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको कभी जीएसटी के अंडर ये लाए नहीं है। जब से जीएसटी 2017 से लेकर 2025 आ गया, करीबन 8 साल होने को आए। बिल्कुल। और तब से विपक्ष भी, जनता भी कह रही है कि भाई आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उसको आप जीएसटी के अंदर लेके आओ। जब आपने गवर्नमेंट ने जनता से वादा किया था कि हम सब कुछ एक टैक्स रखेंगे, तो उसके ऊपर आप वैट क्यों लगा रहे हो? लेकिन गवर्नमेंट इतनी चालू है, उसको वो वैट लगा रही है, उसका जीएसटी कम होने का, ज्यादा होने का पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब रही बात आपके 40% की, तो 40% बढ़ाकर इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट जो थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रेवेन्यू होता था इनको, जैसे गुटखा और ये सब चीजें होती है, उठा के बाहर डाल दिया, जिससे कि इनका रेवेन्यू वहां पर कवर हो गया। जो इनका रेवेन्यू 12% की स्लैब हटाने से कम हुआ था, या 28% की स्लैब हटाने से कम हुआ था, वो वहां पर रिकवरी हो गई। अच्छा, जैसे कि तुम कह रहे हो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ता किया है, उसमें गाड़ियां सस्ती हुई हैं, पर मैंने देखा है कि जब तक ये जीएसटी 2.0 नहीं आया था, उससे पहले भी मेरे घर के पास ही 4-5 शोरूम है और वहां पर कारों की अच्छी खासी सेल हो रही थी। मैं बात करता हूँ फैक्ट्स पे और डेटा पे। अगर आप, हो सकता है आपके जो शोरूम है वहां पर भी खरीदने वाले लोग ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। भाई शहरों का है, वहां पर एकदम से ऐसा होता है कि लोग अपनी गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन आप पिछला कुछ साल का, 1.5 से 2 साल का आप डेटा उठा के देखेंगे ना, तो आपको जितने भी स्टॉक्स हैं, आप उनकी सेल उठा के देख लीजिए, आप कुछ भी उठाकर देखेंगे डाटा, तो आपको जो ऑटो सेक्टर है वो डाउन होता हुआ दिखेगा ऑल ओवर इंडिया। इतना फर्क आया है। अब बात, आपका क्वेश्चन एक ये था कि इसके अंदर कि भाई पब्लिक को क्या फायदा हुआ, क्या एक्चुअल में पब्लिक को फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो देखिए, उस क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूं। बात ये है कि ऑटो सेक्टर के अंदर अगर मैं बात मुझसे पूछे कि भाई कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इसके अंदर बेनिफिट हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर है, वो है ऑटो सेक्टर। गाड़ियां सस्ती हुई हैं और आपकी जो बाइक्स हैं वो सस्ती हुई हैं, और जो ईवी व्हीकल्स हैं वो भी सस्ते हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ कि हम लोग रोड पे कहीं मार्केट में होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स हैं, जहाँ पर हमारे होम अप्लायंसेस मिलते हैं, जैसे टीवी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब लोगों ने भी वहाँ पे अपनी ब्रांडिंग कर रखी है कि जीएसटी 2.0 बचत उत्सव। तो क्या इनमें भी चीजों के रेट कम हुए हैं, ये लोग हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, अभी अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, दुनिया भर की सेलें चल रही थी नवरात्रों के बाद से, अभी भी चल रही है और अभी भी चल रही है। तो एक्चुअल में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, टीवी, फोन, मोबाइल, एक्सेसरीज, गाड़ियां, इन सब चीजों के ऊपर एक्चुअल में रेट कम हुए हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो इसके अंदर जो टैक्स रेट है अच्छा खासा कम हुआ है। लेकिन जहां पर बात आती है जो हमारी नेसेसिटी है, रोजमर्रा की जिंदगी के जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, जो कि खाने पीने की चीजें थी, नमकीन, बिस्किट, आटा, गेहूं, चावल, दूध, दही, इस तरीके की चीजें थी जो कि लोग जिसके बिना रह ही नहीं सकते। गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था इसको कम करने का था, और लोग ना, मैं भी ये सोच के चल रहा था कि 22 सितंबर से शायद मुझे दूध जो है और जो चीजें हैं वो सस्ती मिलेगी। लेकिन 22 सितंबर के बाद से जब मैं पहुंचा दुकान पे, और मैंने ना जो हमारे जो बनिया जी थे, हमने उससे पूछा कि जी क्या रेट कम कुछ हुए, तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं हुए, अभी तो सब वैसे ही चल रहा है। हाँ, दूध के तो रेट मैंने भी देखा है कहीं कम नहीं हुए, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस किया है कि जहां पर अगर हमारा अमूल का बटर, अगर हम एक 500 ग्राम की ब्रिक हम मार्केट से परचेज करते थे तो वो पहले 300 प्लस की आ रही थी। अभी वो जैसे जीएसटी कम हुआ है तो उसके अंदर वो 285 के अराउंड आई है। तो मतलब कुछ चीजों में तो बेनिफिट मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ चीजों में मुझे बेनिफिट नहीं भी दिख रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरी गवर्नमेंट ने ये आम जनता को एक लॉलीपॉप पकड़ाया है। तो इसमें आपका क्या विचार है? एक्चुअल में ऐसा है कि जितने भी हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं,
आप जैसे अमूल की बात कर रहे हैं, मदर डेयरी की बात करते हैं, लेकिन दूध के अंदर ना वो ऑलरेडी ही जीएसटी उसके अंदर पहले से ही 0% था। जो अल्ट्रा प्योरीफाइड ऐसे कुछ एक कैटेगरी होती है दूध की, अमूल का और मदर डेयरी वगैरह का दूध उसमें आता है, तो उसमें टैक्स पहले ही 0% 0%, तो इसलिए उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन कुछ पैकेट दूध कुछ है, मिल्क है, जिनके ऊपर आपको बेनिफिट दिख रहा है। जितने भी हमारे ब्रांडेड आइटम्स है उसके अंदर आपको जीएसटी कम होता हुआ दिखेगा, इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो नॉर्मल हमारी चीजें होती हैं, दाल आटा चावल जो हम रोजमर्रा में वैसे खरीदते हैं, वहां पर आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, दुकानदारों का कहना यह है कि भाई हमारे पास जो पहले 6 महीने का स्टॉक आया हुआ है, हाँ, हम उसको निकालेंगे, हम जीएसटी रेट कैसे कम कर देंगे? अच्छा, हमको ज्यादा जीएसटी दिया हुआ है। लेकिन इसके बीच में मेरा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आता है। जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पीछे ही मैं रिलायंस के जियो मार्ट में गया था, स्मार्ट बाजार जो होते हैं, वहां पर एक 1 लीटर की पानी की बोतल आती है, वो दे रहे हैं 16 से 17 रुपए के आसपास की। ठीक है। वहीं अगर मैं अपने घर के पास जो एक बनिया की दुकान है, उससे अगर मैं वो पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ तो वो मुझे 20 रुपए की ही बेच रहा है, जबकि जीएसटी कम हो गई है, उन्होंने तो कम कर दी, तो क्यों वो बनिया की दुकान वाला क्यों कम नहीं कर रहा? मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, आप या तो किसी मार्ट में जाइए, मॉल में जाइए, ये रिलायंस स्टोर, मतलब ऐसी जगह पे इनका बेनिफिट हमें उन स्टोर्स पे आपको जीएसटी का रेट 101% मिलेगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की जवाबदेही है। वो भैया टैक्स बिल कर रहे हैं, जीएसटी के रिटर्न्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो वहां से पानी की बोतल भी खरीदेंगे तो वो बिल काटेंगे। लेकिन जो नॉर्मल बनिया है, जो वहां से हमारी 90% 95% जनता जहां से सामान खरीदती है लोकल शॉप से, वहां पे आपको 0% इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ में मैं आपको एक चीज और कवर कर रहा हूँ, ये जो बेनिफिट है ना, ये सिर्फ एक्चुअल में लॉलीपॉप ही है, क्योंकि अभी कंपनियां कम कर रही हैं, क्योंकि पब्लिक का सिंपल सा, पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कंपनियां जहां पर रेट अभी 300 का, आपने कहा कि 300 का जो बटर था वो 285 हो गया। कंपनियां क्या करेंगी, धीरे धीरे बढ़ाकर उसको दोबारा से उसका एमआरपी चेंज करके उसे 300 रुपए घुमा फिरा के बढ़ा देंगे आने वाले कुछ महीने में, ऐसा मेरा मानना है। और आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बीच में एक मैंने जैसे अभी कुछ पीछे भी मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, कुछ न्यूज आर्टिकल्स मेरे सामने आए थे कि क्या जीएसटी के अंदर एआई मॉनिटरिंग आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जीएसटी के अंदर अभी एआई मॉनिटरिंग का कोई भी फीचर अभी नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर पिछले 5 साल से एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कई हजार करोड़ ना गवर्नमेंट ऑलरेडी लगा चुकी है। एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये इनकम टैक्स और जीएसटी को आपस में क्लब कर रहे हैं। जो इनकम टैक्स है, अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो कर क्या रहा है कि जितने भी आप, सिर्फ आपका ना जो आप डेटा भरते हैं सिर्फ उसको नहीं देखता, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आपके फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, या आप कहीं पर भी आप कुछ भी पोस्ट करते हैं, आप भले हो सकता है कि आप जो जीएसटी रिटर्न या इनकम टैक्स की जो रिटर्न भर रहे हैं सिर्फ 5 लाख की भर रहे हैं, लेकिन आप कार 50 लाख के लेके घूम रहे हैं। तो वो एआई सिस्टम आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट है उनको भी चेक कर रहा है आजकल कि भैया ये कार तो लेके नहीं घूम रहा है। और अगर उनको ऐसा मिल गया तो वो आपको जो है नोटिस भेज देते हैं कि भैया शो को नोटिस आता है कि भैया पेश होइए, आपके पास ये कहाँ से आया, लेने की ट्रांजैक्शन दिखाइए, पिछले 10 साल का डेटा निकाल लेते हैं और आपको फिर इनकम टैक्स के घेरे में आप फंस जाते हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये पक्की बात है कि ये जो अकाउंट्स के पर्सन हैं, जो सीए हैं, इनका जो रोल है ना बहुत मिनिमम कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने सब चीजों को इनबिल्ड कर दिया है, सारी चीजें इतनी ज्यादा डिजिटल आई, आप ये कह लीजिए आपस में सॉफ्टवेयर से इनबिल्ड कर दी है, ये चीजें ना अपने आप ही निकल के आती है। अगर जैसे आपका कहना ये है कि ये क्लब कर रहे हैं और सीए का काम कम हो रहा है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इससे, तो फिर जितने भी लोग जो सीए कर रहे हैं तो उनके, या जो लोग अकाउंट्स में जा रहे हैं, अपना कैरियर अकाउंट में बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो उनके कैरियर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जॉबलेस हो जाएंगे। देखिए, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं पिछले 15-16 साल से मैं एज ए फाइनेंस में ही जॉब कर रहा हूँ, और मेरा कोर फील्ड जो है वो इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस है और फाइनलाइजेशन है। अगर आप बात करें इस चीजों की तो हमारी जॉब्स के ऊपर भी फर्क पड़ा है, क्योंकि जहां पर पहले, अगर हम आज से 10 साल पहले बात करें या 5 साल पहले बात करें, जो इस चीज को काम को करने के लिए वो लोग 4 अकाउंट्स के पर्सन रखते थे, अब वहां पर 2 में काम चल रहा है। जब से एआई आया है तब से इन सब चीजों के ऊपर बहुत। अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बीच में आया, तुम्हारी बात से ही आया। जी बताइए। कि जैसे आपने बताया कि पिछले 15 साल से आपका जो फील्ड है वो अकाउंट्स फील्ड है आपका, जैसे, तो यार तुमने ये अकाउंट फील्ड मतलब किस बेस पे सेलेक्ट किया? कि जैसे कि मैं दर्शकों को बता दूं कि इनके बड़े भाई जो है वो ऑलरेडी सीए हैं और सन 2000 के आसपास उन्होंने अपना सीए सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो क्या तुमने उनको देखते हुए अपना फील्ड ये चुना? एक्चुअल में मेरे
जो फील्ड थी, मेरा अगर मैं बात करूं तो मैं टेक्निकल लाइन में जाना चाहता था हाँ और मेरा दिमाग भी टेक्निकल लाइन में चलता था। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो मुझे लगा कि भाई शायद सीए बन के मैं कुछ तीर मार लूंगा या कुछ हाँ। करूंगा, लेकिन इसलिए मैंने भी फिर कॉमर्स साइड और सीए में चला गया। हाँ लेकिन तो सीए, आपने सीए का वो करना चाहा था देखिए, कि मतलब सीए मैंने किया था? मेरा जो था फाइनल था वो ग्रुप में क्लियर नहीं कर पाया, तो इसलिए फिर मेरा सीए जो था क्लियर नहीं हुआ। मतलब आपने उनको देखते हुए अपना मैंने कैरियर उनको में देखते ही अपना जो कैरियर था उनको बिल्ड करा। लेकिन इसमें अभी के समय में आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं या कोई स्टूडेंट देख रहे हैं जो कॉमर्स साइड से हैं, तो भैया उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गलती से भी कॉमर्स साइड में मत जाइएगा और अच्छा। गलती से भी ये जो सीए का प्रोफेशन है इसके अंदर कोशिश मत कीजिएगा कुछ नहीं। मतलब कॉमर्स ले लो लेकिन कॉमर्स ले लो CA ना लेकिन लो। कोशिश मत कीजिएगा सीए सीएस करने का। रीजन ये है कि आजकल जितने भी सीए हैं ना वो भी जॉब ही कर रहे हैं। जो पहले फर्म खोल के आप लोग बैठते थे और आपके पास क्लाइंट आया करते थे, वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो पुराने लाला हैं, जो पुराने सीए हैं, अग्रवाल जी हैं, जो पुराने गुप्ता जी हैं, वो ही सारी की सारी कंपनी होल्ड करके बैठे हैं। नए क्लाइंट्स किसी के पास आ ही नहीं रहे। और एक्चुअल में एक चीज और निकल के आ रही है कि भाई आजकल गवर्नमेंट ने सारी चीजें इतनी स्मूथ कर दी है कि आधी चीजें तो जो छोटे स्टार्टअप है वो आधे कंप्लायंस तो खुद ही कर लेते हैं। हाँ आजकल मैंने देखा है ऐसा कि काफी लोग जिनको नॉलेज नहीं भी है वो भी अपने बिल सब बिल वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, सब एआई आ गया है, सारी चीजें खुद हाँ। जनरेट हो रही हैं। और आपको पता है जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह भी इन्होंने काफी स्मूथ कर दी है। हाँ कंप्लायंस ज्यादा है लेकिन अच्छा कर दी। एक चीज और है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो जीएसटी 2.0 मैंने देखा उसके अंदर क्या मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि शायद वो इलॉजिकल है। आपके हिसाब से क्या वो इलॉजिकल है? उनको क्या जीएसटी 2.0 के अंदर नहीं होना चाहिए था? किस तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब कुछ क्या कोई ऐसा रूल जो आपने जीएसटी 2.0 के अंदर देखा कि वो उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए था? ऐसा देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्चुअल में ना मैंने आपको जब स्टार्टिंग करी थी वीडियो की, मैंने आपको तभी बोला था कि जीएसटी के अंदर ना 197 देश हैं ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें से मतलब 100 प्लस या 150 प्लस ऐसे देश हैं जो कि जीएसटी को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, और मैक्सिमम सबके अंदर जो चल रहा है वो सिंगल जीएसटी सिस्टम चल रहा है। और इंडिया ही ऐसा अनोखा देश है जिसके अंदर ड्यूल जीएसटी सिस्टम चल रहा है। तो ये ड्यूल जीएसटी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था, यही गलती है सबसे बड़ी।